गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। और लास्ट वाले क्लास में हमने डिस्कशन किया था, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। सब्जेक्ट का नाम है हाइड्रोलिक्स यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर आपने पिछले वाले लेक्चर को कवर नहीं किया है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप लेक्चर को देख सकते हो। हमने पिछले वाले लेक्चर में फ्लूइड मैकेनिक्स के डेफिनेशन को समझा, सब्जेक्ट क्या है इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने लिया। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि हमने डेंसिटी को समझा, हमने स्पेसिफिक वेट को समझा, हमने स्पेसिफिक वॉल्यूम को समझा, और लास्ट में हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में चर्चा हम लोगों ने करी थी। और एक छोटे से न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया था ताकि सारे कंसेप्ट को हम लोग रैप अप कर सकें। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक दूसरे प्रॉपर्टी के साथ, विच इज़ विस्कोसिटी। तो हमने लास्ट वाले क्लास में बात भी किया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम लोग विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रेस्पेक्ट से। एक स्टूडेंट को विस्कोसिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी वो फ्लूइड के प्रॉपर्टीज को, फ्लूइड को अच्छे से समझ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग विस्कोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस offered by one layer of fluid to another consecutive layer when fluid is in motion। तो डेफिनेशन को हमने नोट डाउन कर लिया। आप भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो ताकि एग्जाम के टाइम आपको सारी चीज़ आपके कॉपी में अवेलेबल हो और बहुत अच्छे से आप लिख पाएँ। तो बेसिक कंसेप्ट को हमने पहले पहले देखा था और आज हम लोग एक नए प्रॉपर्टी के साथ जा रहे हैं, विच इज़ विस्कोसिटी। तो ये आई थिंक नंबर 5 है। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ फ्लूइड to another consecutive layer when fluid is in motion। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब हम लोग फ्लूइड के बारे में बात करते हैं तो फ्लूइड में विस्कोसिटी को समझने के लिए हम लोग फ्लूइड को किस में कंसिडर करते हैं? लेयर में कंसिडर करते हैं। कुछ इस तरीके से फ्लूइड की लेयर में हम उसको कंसिडर करते हैं कि फ्लूइड जो भी फ्लो हो रहा है, इसकी थिकनेस कुछ भी है, मान लिया जाए कि इसकी थिकनेस डी वाई है या डी टी है, कुछ भी थिकनेस है, तो उसमें जो फ्लूइड फ्लो होता है ना, वो लेयर वाइज फ्लो होता है। हम लोग इस तरीके से कंसिडर करते हैं। और जब फ्लूइड का एक लेयर फ्लो होता है, मान लिया जाए कि फ्लूइड का टॉप वाला लेयर फ्लो हो रहा है, ये लेयर फ्लो हो रहा है, तो ये लेयर, टॉप वाला लेयर जो है, ये इसके जस्ट नीचे वाले लेयर में एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसके चलते फ्लूइड की टॉप लेयर की जो वेलोसिटी है वो हमेशा, टॉप लेयर की जो वेलोसिटी है वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे? नीचे वाले लेयर से। मतलब अगर मान के चलो कि ये जो टॉप वाली लेयर है, इसकी वेलोसिटी अगर डी यू है, यू प्लस डी यू है मान लिया जाए, तो इसके जस्ट नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी कितनी होगी? उससे कुछ कम होगी, यानी कि यू होगी। तो ये हमने देखा कि हम लोग फ्लूइड को जब फ्लो कराते हैं या फ्लूइड फ्लो होता है, तो वहाँ पे जो एक लेयर होती है वो दूसरे लेयर के ऊपर क्या करती है? एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है। और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पर विस्कोसिटी के डेरिवेशन को करेंगे, यानी कि विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर्मूला डेरिवेशन। तो फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक बेसिक सा डायग्राम कंसिडर करते हैं ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक बेसिक सा डायग्राम लेते हैं। मान के चलो कि हमारे पास अभी एक फिक्स बॉटम है और एक, इस फिक्स बॉटम के ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इस फिक्स बॉटम के ऊपर क्या हो रहा है कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इस तरीके से कुछ फ्लूइड अवेलेबल है इसके ऊपर, मान लिया जाए। और अभी ये फ्लूइड क्या है? स्टैटिक स्टेट में, मतलब फ्लूइड रुका हुआ है, इसमें किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो जब फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है और आप एक सेक्शन पर, मान लिया जाए कि हमारे पास क्या है, ये एक सेक्शन है, तो इस सेक्शन पे आप जितने भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, अगर वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूल, या कोई दूसरा अगर फ्लूइड है तो उसका मॉलिक्यूल,
तो सारा का सारा जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, एक लेयर में होगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इसी वाले फ्लूइड के ऊपर हमने क्या किया, हमने इसी वाले फ्लूइड के ऊपर एक प्लेट रख दिया, कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, इसके ऊपर एक ऐसा करके प्लेट रख दिया। मान लिया जाए कि ये कोई एक प्लेट है और इस प्लेट को हमने कहाँ प्लेस कर दिया, इसी फ्लूइड के ऊपर हमने इस तरीके से कुछ प्लेस कर दिया। तो जब इस प्लेट को आप किसी भी एक फिक्स फोर्स से खींचते हो, मान के चलो कि आपने इस प्लेट के ऊपर F फोर्स लगाया, तो प्लेट के टच में जितनी भी टॉप लेयर वाली लिक्विड है, यानी कि ये वाले लेयर वाली जो लिक्विड है, इसके ऊपर क्या जनरेट होगा, एक शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, एक शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा। और हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड के केस में जो शेयर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शेयर स्ट्रेन के, बिल्कुल भी नहीं, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये हम लोग पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो फिलहाल हम लोग एक ऐसा डायग्राम देखें जहाँ पे डायग्राम में हमारे पास फ्लूइड है, फ्लूइड के ऊपर में हमने एक प्लेट को रख दिया, प्लेट को हमने F4 से खींचा। तो जब आप F4 से खींचोगे तो उस केस में सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स कौन से लेयर में आएगा, टॉप लेयर में आएगा। तो टॉप लेयर में जो वेलोसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, U प्लस डी होगी मान लिया जाए। और हम लोग जानते हैं कि जो लोअर लेयर होती है ना, उस पे क्या होता है, उस पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि हमने देखा कि टॉप लेयर जो है उसकी वेलोसिटी कितनी है, U प्लस डी है, तो उसके नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी कितनी होगी, उससे कुछ कम होगी। उसी तरीके से उसके नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी का क्या होगी, उससे कुछ कम होगी। और बॉटम वाला लेयर जो होगा उसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है ना वो सरफेस के टच में होने के बाद वो सरफेस के साथ एक जो सरफेस में कहीं ना कहीं जो रफनेस होती है, उस रफनेस के चलते वहाँ पे लोअर लेयर की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो हम लोग इस कंडीशन से ये समझ सकते हैं कि हमारी जो मूवमेंट है फ्लूइड की, अगर मान लिया जाए कि ये पूरी की पूरी थिकनेस कितनी है, dy के बराबर है, फ्लूइड की थिकनेस कितनी है, dy है। तो यहाँ पर जो टॉप लेयर है, इस टॉप लेयर की वेलोसिटी कितनी है, u प्लस डी के बराबर है। और बॉटम लेयर की वेलोसिटी कितनी है, बॉटम लेयर की वेलोसिटी जीरो है। और दोनों के बीच में यहाँ पर गैप कितना अवेलेबल है, dy गैप अवेलेबल है। और हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड का मॉलिक्यूल जब मूव करता है ना, तो उसी टाइम पे हम लोग यहाँ पर एक एंगल कंसिडर करते हैं, और इसी एंगल को हम लोग क्या बुलाते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इसी वाले एंगल को हम लोग क्या बुलाते हैं, डी फाई बुलाते हैं। यही क्या होता है, शेयर स्ट्रेन होता है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में, फ्लूइड को मूव करने में जो टाइम लगता है, उसी टाइम को हम लोग क्या बुलाते हैं, चेंज इन टाइम, dt बुलाते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेन जनरेट हुआ उसके, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो हम लोग यहाँ ओवरऑल में क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के। स्पेलिंग में कुछ शायद मिस्टेक हो गया, आप कंसिडर कर लेना। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जब फ्लूइड मूव करती है तो एक एंगल जनरेट होता है, और इसी एंगल को हम लोग किससे किससे नेम करते हैं, डी फाई से नेम करते हैं। और मान लिया जाए इसे थोड़ा और ईज करने के लिए, आपके आसानी के लिए, हमने ये कंसिडर किया कि टॉप लेयर और बॉटम लेयर दोनों के बीच में जो वेलोसिटी की डिफरेंस है वो कितनी है, वो u है। मान लिया जाए कि बॉटम वाला का वेलोसिटी जीरो है और टॉप वाला जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो कितना है, u है। तो जब हम लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, मान लिया जाए कि इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो जब हम लोग इस ट्रायंगल में समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास इन इन ट्रायंगल ए बी सी हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारा जो 10 डी फाई होगा, 10 डी फाई होगा, यानी कि 10 ऑफ दिस एंगल ये होगा बी सी बाई ए बी के। और हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि BC वाले लेयर के लिए, इस वाले लेयर के लिए जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। और हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो डिस्टेंस बाई टाइम होती है। तो अगर हम लोग BC के लेंथ को निकालना चाहें तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस हमारी BC है, तो BC बाई टाइम लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, BC बाई BC इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, V इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो BC है वो कितनी है, U इंटू टी है, U इंटू डी टी भी आप लिख सकते हो।
और ये जो हमारी जो ए बी है वो एक्चुअली किसके बराबर है, डी वाई के बराबर है। तो चूंकि फाई बहुत छोटा एंगल होता है तो इसके लिए tan फाई और फाई बिल्कुल इक्वल होता है, तो हम लोग डी फाई इज इक्वल टू डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करें तो हम ये लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी जो होगा वो u बाई डी वाई के बराबर होगा। तो जब हम लोग अपने इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। अब आप यहाँ पे डी यू लिखो या सिर्फ यू लिखो डैट डजेंट मैटर, क्योंकि डी यू यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, हमने वेलोसिटी को चेंज इन वेलोसिटी को डायरेक्टली यू लिख लिया है, तो डैट डजेंट मैटर। जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो शेयर स्ट्रेस होता है आपका वो चेंज इन वेलोसिटी वो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वो चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है उसके रेशियो के बराबर होगा। तो अगर हम लोग इसी को आगे और सॉल्व करें तो हमें यहाँ से एक ऑप्शन मिलता है कि शेयर स्ट्रेस जो है हमने अभी देखा वो किसके बराबर है, डी यू बाई डी वाई के बराबर है। चूंकि हम लोग हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ हमें ये पता चलेगा कि शेयर स्ट्रेस जो होगा वो इक्वल टू होगा म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई के बराबर। और जो यहाँ पर एक नया कांस्टेंट आया ना, ये कांस्टेंट म्यू, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बुलाते हैं, इसी कांस्टेंट को हम लोग बुलाते हैं विस्कोसिटी। इसी कांस्टेंट को हम लोग विस्कोसिटी बुलाते हैं, कभी कभी हम लोग इसको डायनेमिक विस्कोसिटी भी बुलाते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी भी बुलाते हैं। आगे हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी देखेंगे, इसीलिए हमने इसे नेम कर दिया कि इसे हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी बुलाते हैं। तो अगर हम लोग विस्कोसिटी के फॉर्म में इस पूरे के पूरे इक्वेशन को लिखने की कोशिश करें तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई। दिस इज नथिंग बट विस्कोसिटी। तो हमने देखा व्हाट इज विस्कोसिटी, इट इज अ काइंड ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई one layer of fluid to another consecutive layer when it is in motion। तो उस टाइम पे अगर हम लोग विस्कोसिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो विस्कोसिटी किसके बराबर होगी, रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वाले टर्म को हम लोग क्या बुलाते हैं, ये वाले टर्म को हम लोग बुलाते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो हमने यहाँ पर जो विस्कोसिटी है उसके लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर लिया। चलिए अब हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे विस्कोसिटी के लिए एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट चलिए हम लोग तुरंत से कैलकुलेट कर लेते हैं एसआई यूनिट इसकी। तो हमने देखा म्यू इज इक्वल टू क्या है, म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई है, और टाउ आपका क्या है, शेयर स्ट्रेस है। तो शेयर स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू आपकी वेलोसिटी है तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, और डी वाई क्या है, आपकी डिस्टेंस है तो इसको भी हम लोग मीटर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख लेंगे कि मीटर टू मीटर इजीली यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इसकी जो ओवरऑल यूनिट है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और ये क्या है, ये एसआई यूनिट है, किसकी एसआई यूनिट है, विस्कोसिटी की एसआई यूनिट है। तो हमने यहाँ पर विस्कोसिटी की एसआई यूनिट को देख लिया। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और हम लोग एसआई यूनिट के बाद CGS यूनिट देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में CGS यूनिट विस्कोसिटी की गिवन होती है, हमें एसआई कैलकुलेट करना होता है, तो हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि विस्कोसिटी की CGS यूनिट क्या होती है। तो हमने अभी देखा कि विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए ऐसे ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं। न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं kg इंटू मीटर इंटू पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड पहले से है, चलिए यहाँ सेकेंड लिख दिया, इंटू मीटर टू द पावर -2। तो यहाँ पर जब इसे हम लोग थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ऑलरेडी मीटर है, यहाँ पर ऑलरेडी मीटर टू द पावर -2 है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल में हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल में हमें मिल जाएगा kg इंटू मीटर टू द पावर -1 इंटू सेकेंड टू द पावर -1। इसे जब हम CGS के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, CGS के फॉर्म में, तो kg के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, kg के लिए हम लोग 1 kg में कितना
ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। और मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। चूंकि -1 है तो इसीलिए हमने -1 लगा दिया सेंटीमीटर। और सेकंड को जस्ट हम लोग सेकंड के फॉर्म में ही लिखते हैं। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। इसे हम लोग 10 पॉइज भी बुलाते हैं। इसे हम लोग 10 पॉइज भी बुलाते हैं। ये इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? पॉइज भी लिखते हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ से देख लिया कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो होगा वो 10 पॉइज के बराबर होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। हमें क्या होता है कि एग्जाम में वैल्यू जो गिवन होती है वो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में गिवन होती है, हमें आंसर पूछा जाता है पॉइज में, तो वहाँ पर ये कन्वर्जन आपको काम आएगा। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? इट इज पॉइज। ओके, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और अपने जो सेवन्थ छोटा सा और टॉपिक है विस्कोसिटी से रिलेटेड जो हमें देखना पड़ेगा, उसे भी हम कवर करते हैं, एंड दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग न्यू से दिखाते हैं। ओके, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपकी क्या होती है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इट इज द रेशियो ऑफ viscosity of fluid to the density to the density। और मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम लोग? मैथमेटिकली हम लोग लिख देते हैं न्यू जो होगा वो विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी के बराबर होगा। तो ये हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की के लिए फॉर्मूला हो गया। दिस इज फॉर्मूला फॉर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। चलिए, इसके एसआई यूनिट के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए जो हमारी एसआई यूनिट है वो क्या होगी। एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट को भी हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो हमने देखा कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो क्या है? विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और डेंसिटी की कितनी होती है? केजी पर मीटर क्यूब। जब आप इसे पूरी तरीके से सॉल्व करोगे, जब आप न्यूटन को वापस से, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, न्यूटन को आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके लिखोगे और आप इस पूरे के पूरे टर्म को सॉल्व करोगे, तो आपको जो यहाँ पर यूनिट मिलेगी ये यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये किसके लिए एसआई यूनिट हो गई? ये एसआई यूनिट हो गई आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट भी होती है। कभी कभी जो विस्कोसिटी होता है उसको हम लोगों को सीजीएस में दिखाना होता है। तो इसके लिए जो सीजीएस यूनिट होती है आपकी, वो सीजीएस यूनिट आपकी स्टोक होती है। और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में जो है 10⁴ स्टोक्स हम लोग बताते हैं। एक्चुअली जो आपने ये कन्वर्जन देखा, ये कन्वर्जन कुछ नहीं है। स्टोक इज नथिंग बट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। और जब आप मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁴ खुद से आ जाएगा। तो 1 स्टोक इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आपके पास 10⁴ स्टोक्स होती है। तो ये हम लोग विस्कोसिटी को हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया। अब ये जो फॉर्मूला हमने देखा है, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आप क्वेश्चन को नोट डाउन करो और साथ ही साथ सॉल्व भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अ प्लेट ऑफ 0.025 mm distant from a fixed plate moves at 60 meter per second and
requires a shear stress of 2 Newton per meter square to maintain its speed. So find the viscosity between प्लेट्स। तो हमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे उससे पहले समझ लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें ये बताया गया है कि हमारे पास कोई एक प्लेट है जो कि 0.025 mm डिस्टेंट है किसी भी दूसरे फिक्स प्लेट से और 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रही है। और इस मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या होता है, हमें एक शेयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड होता है। वो शेयर स्ट्रेस कितने का होता है, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा गया है कि विस्कोसिटी इस केस में कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फिक्स्ड प्लेट है इस तरीके से और फिक्स्ड बॉटम है। इस बॉटम के ऊपर कोई एक प्लेट रखा हुआ है ना। और ये प्लेट मूव कर रहा है, कितने के स्पीड से मूव कर रहा है, 60 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव कर रहा है। और ये प्लेट और बॉटम के बीच का जो गैप है वो कितना है, 0.025 mm का गैप है यहाँ पर। और बोला ये जा रहा है कि ये प्लेट के मूवमेंट को देखिए, जब आप किसी भी एक फ्लूइड के ऊपर, मान के चलो कि यहाँ पे कोई फ्लूइड भरा है और इसके ऊपर आप किसी भी दूसरे प्लेट को मूव कराओगे ना, तो वो एक डिस्टेंस के बाद रुक जाएगा। तो इसके स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें यहाँ पर एक शेयर स्ट्रेस देना पड़ता है, कितने का, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। हमें पूछा गया है कि जो फ्लूइड है ना, इस फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी कितनी है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हमें पता है कि विस्कोसिटी जो होती है वो शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी वाई के बराबर होती है, यानी कि शेयर स्ट्रेस बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होती है। हमें यहाँ पर सारे के सारे वैल्यू सीधे सीधे गिवन है। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 2, और जो डी यू है यानी कि वेलोसिटी कितनी है, डी यू एक्चुअली में क्या है ना, बॉटम लेयर और टॉप लेयर के बीच का जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो है। तो बॉटम लेयर की वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। टॉप लेयर की वेलोसिटी कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड। तो डी यू यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 60, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, 60 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर हमें डी यू की वैल्यू कितनी गिवन है, 60, और हमारे पास डी वाई कितनी गिवन है, 0.025 इंटू 10⁻³ हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। आप लोग भी अपने कैलकुलेटर को यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बुक में मिल जाएंगे। इससे कुछ और ज़्यादा बेहतर बेहतर न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो उसे भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और बेहतर हो जाए। तो हमें यहाँ पर आंसर कितना आया, 8.33 इंटू 10⁻⁻7 पॉइस। तो ये हमें पूछा गया था कि विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी है, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमने विस्कोसिटी को समझ लिया, विस्कोसिटी क्या होती है उसे हमने समझा, विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है उसे हमने डिराइव कर लिया, उसके लिए जो एसआई यूनिट होती है उसे हमने देख लिया। और अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है वैसे वैसे विस्कोसिटी भी चेंज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलो कि अभी रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और इस रूम टेम्परेचर को हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएं और हमारे पास कोई एक लिक्विड है, वाटर है, तो उसकी वेलोसिटी उसकी विस्कोसिटी सेम नहीं रहने वाली है, उसकी विस्कोसिटी बदलने वाली है। तो उस विस्कोसिटी में किस तरह के चेंजेस होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसे समझने के लिए हम लोग, बहुत आसान है, हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आपको बस ग्राफ ध्यान रखना है और इस ग्राफ में हम लोग जो बॉटम एक्सिस है वहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि डी यू बाई डी वाई को लिख देते हैं।
सॉरी, इसका हम लोग अगले वाले ग्राफ में करेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने जो टेम्परेचर है उसको हम लोग लिख देते हैं। हमारे पास टेम्परेचर को हम एक्स एक्सिस में दिखा देते हैं और हमारी जो विस्कोसिटी है उसको हम वाई एक्सिस में दिखा देते हैं। तो जब हम टेम्परेचर को एक्स एक्सिस में दिखाते हैं और वाई एक्सिस में हम विस्कोसिटी को दिखाते हैं, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें दो लाइन के बारे में स्टडी करना है। एक लाइन कुछ इस तरीके से हमें बनते हुए मिलेगा और हमें एक दूसरा लाइन जो है कुछ इस तरीके से बनते हुए देखने के लिए मिलेगा। बस इस दो लाइन को अगर हम समझ लें तो हमें टेम्परेचर का असर भी आराम से पता चल जाएगा कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है। तो ये लाइन जो है ये आपकी लिक्विड के लिए है और ये जो लाइन है ये आपकी गैस के लिए है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे आपकी टेम्परेचर की वैल्यू कम है, मान के चलो कि टेम्परेचर यहाँ पर है, तो आपको लिक्विड के केस में क्या है, विस्कोसिटी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो वैसे वैसे लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो कम होती है, जबकि गैस के केस में इसका जस्ट उल्टा होता है। तो हम लोग यहाँ पर चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं, ये हमें परमानेंट याद हो जाएगा। यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट बना सकते हो। नोट पॉइंट में आप लिख सकते हो, सबसे पहले आप लिख लो कि फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमें क्या मिलेगा, हमें विस्कोसिटी यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी कम होते हुए मिलेगी। उसी तरीके से फॉर गैस, अगर आप गैस के बारे में बात करोगे तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे गैस के लिए जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेगी। अब ये यहाँ पर एक जनरल सा क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो जनरली जब हम लोग गैस के बारे में बात करते हैं तो गैस के केस में जो गैस का मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंट होता है और जब हम लोग गैस में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो वहाँ पर हमें गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो बढ़ते हुए मिलती है। गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ता है जिसके चलते विस्कोसिटी फाइनली बढ़ जाती है। लेकिन लिक्विड में दो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, एक को हम लोग एडिशन के नाम से जानते हैं, दूसरे को हम लोग कोहेजन के नाम से जानते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो लिक्विड की कोहेजन की जो कोहेजन कैपेसिटी है, कोहेजन की प्रॉपर्टी वो कम होते जाती है, जिसके चलते लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच का मतलब आपने जो टेम्परेचर बढ़ाया वो टेम्परेचर का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, वो टेम्परेचर का इस्तेमाल लिक्विड के कोहेसिव फोर्स को घटाने में हो रहा है। इसीलिए लिक्विड की कोहेजन की प्रॉपर्टी कम होती है, तो उसकी जो टेम्परेचर को जब आप बढ़ा रहे हो तो उसके केस में उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है। अगर हमें कुछ नहीं ध्यान रहे तो बस ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी। किसके केस में, लिक्विड के केस में। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, किस केस में, गैस के केस में। तो ये हमने विस्कोसिटी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली। एक न्यूमेरिकल को भी अभी हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में, जो हमें थोड़ा सा जानना है, थोड़ा सा हमें समझना है और इससे रिलेटेड जो और भी चीज़ें हैं, पूरा का पूरा चार्ट है उसको हम लोग अगले क्लास में एक बार अच्छे से देख लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग फ्लूइड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि फ्लूइड हमारा एक्चुअली में क्या होता है। देखिए, सबसे पहले पिछले वाले क्लास में अगर आप याद करें तो हमने कहा था कि हमारी जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को हम स्टेट के अकॉर्डिंग दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला कि हमारा फ्लूइड जो है वो या तो लिक्विड होगा या तो हमारा फ्लूइड क्या होगा, गैस होगा। तो ये फ्लूइड का फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग फ्लूइड को सेकेंड पार्ट में क्लासीफाई करें, सेकेंड टाइप से क्लासीफाई करें, यहाँ पर हमने लिख लिया फ्लूइड। तो अगर हम लोग फ्लूइड को सेकेंड पार्ट में क्लासीफाई करें तो फ्लूइड हम लोग दो टाइप का बोल सकते हैं। कोई भी मटेरियल दो ही तरह का होता है, या तो मटेरियल आइडियल है या तो मटेरियल रियल है। अब ये आइडियल का मतलब क्या है, आइडियल का मतलब वैसा फ्लूइड जिस फ्लूइड में किसी भी तरह का शेयर हम लोगों को विस्कोसिटी देखने के लिए ना मिले। फ्लूइड कैसा हो, नॉन विस्कस हो, नॉन विस्कस हो मतलब कि फ्लूइड में विस्कोसिटी देखने के लिए ना मिले। लेकिन कोई भी ऐसा फ्लूइड प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है जिसमें कि विस्कोसिटी देखने के लिए ना मिले। कहने का मतलब कि आप उसमें कितना भी फोर्स लगाओ किसी भी तरह का शेयर स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। आपने जो पिछला वाला स्लाइड देखा था, यहाँ पर हम लोग कितना भी फोर्स लगा दें, कितना भी फोर्स लगा दें, इस फोर्स के चलते कभी भी फ्लूइड में कोई भी शेयर स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। मतलब टाउ क्या होगा,
ये हमेशा ज़ीरो होगा। तो उस केस में जो फ्लूइड होती है उसको हम लोग आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, और उसके अलावा बाकी जितनी भी सारी फ्लूइड है उसको हम लोग रियल फ्लूइड बोलते हैं। जब इस रियल फ्लूइड को हम लोग वापस से क्लासीफाई करते हैं, इस रियल फ्लूइड को आप ध्यान देना थोड़ा सा, ताकि अगले वाले क्लास में हम लोग ठीक से स्टार्ट कर पाएँ। रियल वाले फ्लूइड को हम लोग वापस से क्लासीफाई करते हैं तो फ्लूइड दो टाइप का हो जाता है। कौन कौन सा फ्लूइड हो जाता है? पहला हो जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड, पहला हो जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड, और दूसरा हो जाता है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो ये एक नया टर्म आ गया, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूड कर लें कि हमने जो अभी इक्वेशन देखा, हमारा जो इक्वेशन था टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, और इसी को जब हमने कंक्लूड किया तो हमें पता चला कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होता है। तो ये इक्वेशन सर इजैक न्यूटन सर ने दिया था। तो इस इक्वेशन को चूंकि उन्होंने दिया तो उन्होंने ये बताया कि जो भी फ्लूइड इस इक्वेशन को क्या करे, वेरीफाई करे, मतलब जिस भी फ्लूइड के लिए ये इक्वेशन वेरीफाइड हो उन सारे फ्लूइड को हम लोग क्या बुलाएंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड बुलाएंगे, और जिस फ्लूइड के लिए ये इक्वेशन वेरीफाई ना हो उसे हम लोग क्या बुलाएंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बुलाएंगे। कहने का मतलब है वैसा जो भी फ्लूइड जिसमें हम लोग शेयर स्ट्रेस लगाएं तो वो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो वैसे फ्लूइड को हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बुलाएंगे, और जो इस इक्वेशन को वेरीफाई ना करे उसे हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बुलाएंगे। तो कल वाले क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जितना भी फ्लूइड अवेलेबल है उसको हम लोग चार्ट के फॉर्म में स्टडी करेंगे। एक छोटा सा चार्ट हम लोग बनाएंगे, और ये चार्ट जो होगा वो ग्राफ पे बेस्ड होगा। ग्राफ किसके किसके बीच में, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी कि डी यू बाई डी वाई, और फ्लूइड की जो आपकी जो विस्कोसिटी है फ्लूइड की, शेयर स्ट्रेस जो है उसके बीच में एक ग्राफ बनेगा, और इसी ग्राफ के बेसिस पे हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम लोग आगे स्टडी करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में और कैपिलैरिटी के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस नेक्स्ट टाइम अपडेट किए जाएं उसके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम लोग अपने डिस्कशन को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।